यस सर। अब डेरिवेशन करना होगा। यस सर। चलिए देखते हैं। और डेरिवेशन में यही चल रहा है। यस सर। अब डेरिवेशन में ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ बातें बहुत ही खास करूँगा जो आपके लिए बड़ा काम आएगा, और उन बातों से आप अनभिज्ञ रह जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। पहले मैं 1 मिनट में आपके सामने रिपीट कर दूँ कि आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और यह बल उनके द्रव्यमानों के घनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के गुरुत्वाकर्षण होता है। यही इसको पढ़ा था। यस और ठीक है। यस सर। तो मैंने उसे इंग्लिश में भी रिपीट किया कि into the Milky Sky there are so many sky bodies and all of them are existing there due to the gravitational force, and the force which acts between the two bodies is only attraction, and this force of attraction which acts between the two of sky body is called gravitational force, and that force is calculated by Mr. Newton. सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 5/11/24 के बजाय 9/11/24 दिन शनिवार को घोषित किया जाएगा। दिनांक 5/11/2024 की कक्षाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। तो बेटा आइए बात करें और समझे। तो आपने पढ़ा कि द फोर्स व्हिच एक्ट बिटवीन द टू स्काई बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ देयर मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर वैल्यू ऑफ देयर डिस्टेंसेस। अब हम लोग को डायरेक्ट करना चाहिए ना। यस सर। देखिए अब ये देखिए, हमने मान लिया कि ये अंतरिक्ष में दो आकाशीय पिंड हैं, एक ए बॉडी है यस सर। और दूसरी बी बॉडी। बी बॉडी है। यस सर। आपको मैंने बताया था कि बेटा गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है। यस सर। यस सर। तो मान लिया कि इस आकाशीय बॉडी का द्रव्यमान क्या है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी का भी द्रव्यमान उसमें ग्रेविटेशनल सेंटर है। बोला कि ये जेड वाला
अच्छा चलिए ऊपर इंग्लिश तराना उसको लेके हमारे हाँ चलें जाए। Yes, sir. तो मान लिया कि ये जो बॉडी है, ठीक है, Yes, sir. इस बॉडी का द्रव्यमान m1, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और ये दूसरी बॉडी है Yes, sir. जिसका द्रव्यमान M2 है। और सबका द्रव्यमान सेंटर में होगा Yes, sir. और इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अब हम मान लेते हैं R. ठीक है। Yes, sir. अब कोई प्रश्न? No, sir. ये R है। तो आपने कहा कि आकाशीय पिंडों के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। Yes, sir. और इस आकर्षण बल को हम Yes, sir. गुरुत्वाकर्षण Yes, sir. और ये बल इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के आगे समानुपाती होता है। और दूरी के वर्ग के समानुपाती है। Yes, sir. चलिए डायरेक्ट देखते हैं। Yes, sir. माना A और B दो आकाशीय पिंड हैं। कंसीडर दैट A and B are the two bodies जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 which masses are respectively m1 and m2 तथा केंद्रों के बीच की दूरी केंद्रों के बीच की दूरी r and they are apart r distance away to each other. सबको आ रहा है? Yes, sir. यदि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल F को if the gravitational force acts between them is F, so then that's my okay F हो तब अब डैश मार के अब आप समझिए फिर बाद में उतार लीजिए आगे हमने अभी कहा कि कंसीडर दैट हियर द टू बॉडीज A and B. which masses are m1 M2. and they are apart from each other at r distance. ये हमने कहा Yes, sir. कि मान लिया दो पिंड A और B हैं
जिनके द्रव्यमान F1 और N और इनके केंद्रों के बीच की दूरी R है। क्योंकि हमें जो दूरी चाहिए वो सेंटर से चाहिए, सतह से नहीं, क्योंकि मास सेंटर में तो हमें उनके केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी R है। अब न्यूटन ने कहा कि आकाशीय पिंड एक दूसरे को खींचते हैं और उनमें केवल आकर्षण बल लगता है। तो हमने मान लिया कि इनके बीच लगने वाला ये आकर्षण बल F है। ठीक है? तो आपने नियम में लिखा कि यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के ऐसा आपने लिखा। तो लिख दिया। इसीलिए यह बल बोलिए उनके द्रव्यमान के द्रव्यमान का गुणा कर दिया समानुपाती और बीच की दूरी के बल के विरुद्धानुपाती होता है। तो बोलो इसके बीच की दूरी जानते हैं R का स्क्वायर किया 1/, लिखे तो विकर्ण हो जाएगा। तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का नियम बन गया कि नहीं? अभी सिंपल बात हुई। अभी जो ध्यान देने वाली बात है वो हुई ही है, अभी तो नॉर्मल बात हुई। तब हम इसको देख करके हमेशा के लिए नियम याद कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो, यानी एक और एक दो लिखे हैं, इसका मतलब दो पिंड की बात हो रही है। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। बोल सकोगे? चलो ठीक से बोलता हूँ, जिसको बोलना होगा अपने जगह खड़ा होगा बोलेंगे और एक दूसरे को नहीं देखेगा। उसने अगर ठान लिया कि हमें बताना है तो बस खड़ा हो, बोलो, चाहे एक बता रहा हो चाहे 100 बता रहे, अपने को आज करो। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके दूसरे दूरी के बल के समानुपाती होता है। इसी को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। बोलो इसको आ रहा है। द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा उनके बल के दूरी के समानुपाती होता है। तो अब बताओ, अब हम ये दोनों को बोलो एक साथ लिख सकते हैं? यस सर। बताओ बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक देंगे। यस सर। यस सर। अब हमने लिख दिया जहाँ जी क्या है स्थिरांक और इस स्थिरांक को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। हाँ जितना हो सके बोलो, ना बोलने पर ये नहीं आएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जाओ देखो रोहित जाओ, मोहित भी जाओ, चलो बात करें। तो क्या कह रहे हैं बेटा, ये जी को क्या बोला जाएगा बताओ? और फिर कैसा पता ही है? यस सर। यह गुरुत्वाकर्षण बल
M1 है पहले के और R है केंद्रों के बीच की दूरी। सही है ना? यस सर। याद रखना केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए, सतह के बीच की दूरी नहीं है। बात ध्यान रखिए। यस श्योर हो गया ना? यस सर। अब जल्दी करो तो मैं चर्चा करूं क्या हमको इम्पोर्टेंट बात इसमें समझनी है। आज 4 दिन 7 बच्चों ने प्रयास किया है मम्मी का। ऐसे ही 2-4 प्रश्न बच्चे और बढ़िया हो जाएंगे तो बाकी का भी कल्याण हो जाएगा। और जो चपक के बैठे हैं उनका कुछ देखो इतिहास लोगों नहीं होगा। और अभी रिजल्ट मिलेगा तो अपना नंबर देख के जान जाना क्या होगा। तो एफर्ट करोगे सब कुछ मिलेगा। हाँ बेटा थोड़ा तेज रहे, बहुत स्लो चल रहा है। ओके यस सर। हो जाए तो फट से बोल दिया। तो जानवे कौन क्या क्या है? यस सर। फिर से बोल तो ये कौन है? कैपिटल जी क्या है? कौन क्या है? पहले M2 क्या है? दूसरे और R क्या है? दूरी। तो ये रहा बेटा आपका गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। ठीक है? यस सर। अब हम बताएं आपको, तो इसमें आपको पहले ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखने से पहले हम आपको ये बता दें कि कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक क्यों कहा गया। ठीक है? यस सर। जानते हैं सार्वत्रिक का मतलब होता है सब जगह। यस सर। तो अंतरिक्ष में जितने भी आकाशीय पिंड दिख रहे हैं, चाहे वो आकाशीय पिंड पृथ्वी हो, क्योंकि हमने आपको शुरुआत जिस दिन क्या दिन बताया था कि हम भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। यस सर। याद है ना? यस सर। तो चाहे वो आकाशीय पिंड पृथ्वी हो या कोई और तारा या ग्रह हो, सबके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका नियतांक हर जगह, सार्वत्रिक का मतलब हर जगह नियत। मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कुछ और रहेगा, चंद्रमा पर कुछ और सूर्य पर कुछ और ऐसा नहीं। आकाश गंगा में अगर वो पिंड है तो उनके बीच में ये स्थिरांक हमेशा यही रहेगा, यानी ये बदलेगा नहीं। पिंड बदल जाएगा, आकार बदलेगा, कुल बदलेगा, लेकिन ये बदलेगा। इसीलिए इसे कहा जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अभी हम थोड़ी देर में इस पर पुनः बात करेंगे।
पहले अभी हम आपको बताना चाह रहे थे कि इसको सार्वत्रिक क्यों कहा जाता है, राइट? क्योंकि आकाश गंगा में जो भी पिंड या तारे हैं उन वैक्यूम में है, निर्वात में है, यानी उनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, राइट है? तो पहले ये जो शब्द बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, क्योंकि अभी थोड़ी आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे बढ़ूंगा कई चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए ये वैल्यू एकदम नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है, वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। जैसा पिछले दिन कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में बताया था। देखो अब अगले चैप्टर की तैयारी हो गई, ये बिल्कुल आना। तो बेटा अंतरिक्ष के अंदर कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, अतः उनके बीच जो बल लगेगा वो बल बदलने वाला नहीं, स्थिर रहेगा कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार, क्योंकि उसी से वो घूम रहा है। तो इसीलिए यह क्या है, नियतांक है, क्योंकि वहां कोई माध्यम बदल नहीं रहा है। इसीलिए चाहे वो पृथ्वी होगी या कोई आकाशीय पिंड होगा, सब में ये नियत बना रहेगा। मतलब हर जगह नियत रहने के कारण इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कितने लोग समझ गए? कंफर्म हो गया? तो if the question is asked in your examination during the viva by the examiner, why this constant is called the universal gravitational constant, so you should say that all bodies are located into the Milky Sky, they are not into the air, they are into the vacuum, so that's why no external force are opposing them. So because of that, the angular law of conservation of angular conservation, right? Angular momentum, यानी कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार no external force is acting there, so that's why the angular momentum is always constant everywhere. Because of this reason, this is constant forever to all. इसीलिए यह सभी के लिए नियत रहेगा और हर जगह नियत रहेगा, क्योंकि वहाँ माध्यम वही। That's clear? Yes, sir. इसलिए कोई अपोज फोर्स नहीं हो रहा है, यानी कोई इस पर विरोधी बल नहीं लग रहा है, इसीलिए ये नियत रहेगा और हर जगह नियत रहेगा। इसी कारण इसे सार्वत्रिक अब हाथ उठाइए, बताइए कितने लोग क्लियर हो गए? पक्की बात है? तो जैसे आप हाथ उठा रहे हो वैसे बोलने का भी अभ्यास करिए। 7 लोगों के प्रदर्शन से मुझे बहुत तसल्ली हुई, ऐसे और भी लोग करेंगे, उनको फिजिक्स एकदम इजी हो जाएगा। और यदि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो आपका कुछ भी इजी नहीं है, सब आपके लिए टफ। अब हम यहाँ रिमार्केबल फैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले दिन के लेक्चर में कहा था कि एक आकाशीय पिंड दूसरे बॉडी को जितने बल से अपनी ओर खींच रहा है उतने ही बल से वह भी अपनी ओर खींच रहा है। अतः दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है। अतः वेक्टर की भाषा में अपोजिट वेक्टर हो गए। अतः रिजल्टेंट वैल्यू 0, क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू r बराबर a डिफरेंस b, दोनों बराबर है, तब खत्म हो गया, 0। चलिए, तो अब हम आपको रिमार्केबल फैक्ट बताने जा रहे हैं, यानी ध्यान रखने योग्य बात। और ये बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी, तभी आपको आगे की बातें ठीक ठाक होंगी और आप कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएंगे। या नंबर रिमार्केबल फैक्ट्स, हिंदी बोल रहा हूँ, ध्यान रखने योग्य बातें। कौन सी पहले ध्यान रखने योग्य बात है? पहली बात समझिए। देखिए, पहली बात ये कही गई है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है
वो मास के कारण लग रहा है। Yes, sir. यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एवरीवेयर ड्यू टू द मास। अगर कोई बॉडी मास होल्डर है यानी कि उसके अंदर द्रव्यमान है तो उनके बीच में हमेशा कौन सा बल लगने वाला है? यानी हमेशा के लिए मेमोरी बन गई आपकी। Yes, sir. तो पहला ये हो गया कि यह बल द्रव्यमान के कारण लगता है। किसके कारण? हाँ, अपना लिखते रहो, बोलते रहो। दिस फोर्स एक्ट्स ड्यू टू द मासेस। यानी ये बल द्रव्यमान के कारण लगता है। और दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा ये फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो क्या लिखा गया है, समानुपात में एक बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा। अब जैसे मैं तुमसे अगर कहूँ इंद्र भगवान जी यहाँ देखिए, ये 2 किलो का पिंड है, ये 20 किलो का पिंड है। यस अब ये 20 किलो का पिंड है, ये 200 किलो का पिंड है, दिख रहा है? Yes, sir. तो बताइए इस समय इनके मास का गुणनफल करोगे तो 40 आ जाएगा। Yes, sir. और इस समय करोगे तो दोनों गुना के 4 और उस पर ट्रिपल जीरो। Yes, sir. अब बताओ गुणनफल ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? नीचे बढ़ा जाए। अतः ये वाले इनके बीच में बताओ जो फोर्स लगेगा वो इसकी तुलना में ज्यादा लगेगा ना? Yes, sir. यही तो कह रहा है कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि अगर पिंड छोटे आकार के हैं या मास कम है तो उनके बीच बल कम लगेगा और ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा। यही वजह है कि 2 धूल के कण ले रहे हो तो उनके बीच में कितना बल लग रहा है इसका हमको आभास नहीं हो रहा। क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल का मास बहुत कम है। लेकिन अगर वही भारी पिंड है तो वो तो ज्यादा हो गया। Yes, sir. अनुभव होता है कि नहीं होता है? Yes. जैसे अभी तुमको कह दिया गया कि यह पूरा मेज उठाओ तो बताओ बल लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना? Yes. अब तो ज्यादा बल हो गया ना अभी। Yes. तो बेटा दूसरा पॉइंट ये सिखा रहा है कि जो ये बल लगेगा वह बल इन दोनों के द्रव्यमानों के कारण तो लगेगा ही, लेकिन उनके गुणनफल में समानुपाती होगा। अगर उनके मास ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा और मास कम होंगे। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया? Yes. तीसरा देखो जरा जल्दी करना बेटा, अभी आगे जब हम पूछेंगे तो आपको ये सब जवानी आना चाहिए। कोई डाउट नहीं? No, sir. अब तीसरा जो देख रहे होगे वो क्या कहता है, ये दूरी के बल के विरुद्ध समानुपाती होगा। यानी क्या मतलब है? ये मतलब है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घट जाएगा और दूरी अगर घटेगी बल घट जाएगा। इसीलिए जब कोई पिंड बहुत दूर से ऊपर से गिर रहा है तो उसमें बल कम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आता जा रहा है बल बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही है? Yes, sir. अब आप इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझोगे तो मुझे कुछ बातें और समझाने में मदद मिलेगी। अब जैसे देखो कोई वस्तु बहुत ऊपर से गिर रही है तो उनको एहसास नहीं होता है, राइट है? Yes, sir. लेकिन जब करीब आ जाती है तो इतनी तेज आ रही होती है कि तुम डरा के दूर हट जाते हो, हट जाने तो सर पे लग जाएगा, Yes, sir. चोट लग जाएगी। Yes, sir. ऐसा होता है ना? Yes, sir. क्योंकि वो वस्तु मोमेंटम में है, संवेग में है। और इसका उदाहरण मैं तुम्हें संवेग संरक्षण में बता चुका हूँ Yes, sir. कि किस प्रकार एक छोटा सा मच्छर आके टकराएगा तो क्या होगा। Yes, sir. याद है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, जो पढ़े उनको याद है, बाकी को मैं देख रहा हूँ उनको कोई फर्क नहीं है क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं।
तो भाई उसके लिए तो प्रयास आपको करना है ना कि जो पढ़ाया जाए उसको पढ़िए, समझिए, पूछिए। हम आप कोई बच्चे थोड़ी कि डंडा लेके सर पर चढ़े गाड़ी में पढ़ो, नहीं पढ़ रहे तुम्हारी गाली, नहीं पढ़ रहे। तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो इसीलिए जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा बल बहुत तेज बढ़ेगा, जिसका आपको एक अनुमान लगा के बता दे रहा हूँ कि देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए F बराबर G_M1 M2 बाई R। यहाँ देखिए अगर ये बॉडी M1 मास की है, जैसा आपने यहाँ लिखा है 2 किलो की है, और ये 20 किलो की है, और इनके बीच की इस समय दूरी मान लो 8 मीटर है। बोर्ड पे बने हो? यस सर। तो बताओ अगर हम इनके बीच की दूरी आधा करें, माने दूरी को कम करें, अब दूरी बताओ आधा होगी। यस सर। खाली दूरी तो बदली, हाइट बीटवा तो नहीं ना बदल गया। नो सर। तो बताओ हाइट तो जब भी रहोगी यूनिवर्सल। यस सर। अगर इतना तो पहले से ही कांस्टेंट था। यस सर। लेकिन अब बताओ ये भी कांस्टेंट हो गया ना। यस सर। तो चूंकि G_M1 M2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके हटाते ही बताओ ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम दो कंडीशन में मतलब फार्मूला बना सकते हैं। यस सर। F1 अपॉन F2 R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये बनाने में दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। क्योंकि ऐसी बातें आपको पीछे कुछ सिखाई जा चुकी है। यस सर। कि आपको प्रिंसिपल बताओ तो दो कंडीशन कैसे बनाएंगे। यस सर। देखिए अब ये देखिए F1, तो देखिए ये R1 है ना व्युत्क्रमानुपाती। यस सर। यानी जब व्युत्क्रम होता है तो उल्टा लिखा जाता है। यस सर। अब आप जरा सा देखेंगे और इसका मजा लेंगे कि देखिए क्या फर्क पड़ गया। देखिए बताओ अब वाली दूरी पहले की दूरी की आधी हो गई। यस सर। और हम इसके पहले भी कई सवाल बताए जिसको आप लोग जवानी बताते हैं। यस। मैं पूछूंगा तो जो लोग पढ़ते हैं वो जरूर बताते हैं, लेकिन हम सबको लेके चल रहे हैं। अब जरा लोग बताइए R2 का वैल्यू देखिए R1 और R1 का वैल्यू देखिए R2 की जगह ये लिख दिया, R1 की जगह ये लिख दिया, लिख के होल स्क्वायर कर दिया। यस सर। बोलिए 8 से 8 कट दिया। एक का वर्ग करेंगे एक, दो का वर्ग करेंगे 4। बताओ ये किसकी बराबर आएगी? बोलो 3 गुणा करते। यस सर। अब आपको समझ आ गया ना कि मैंने क्या कहा? यस सर। यानी जैसे ही आपने दूरी रिड्यूस किया, बताओ अब वाला बल पहले वाले बल का 4 गुना है। यस सर। बताओ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया सर। इसमें गड़बड़ है। ये हमारे हमारा नाम हमारा नाम रिकॉर्ड कर देते बहुत और आपने ही नाम का आप अपने बोलो बेटा समझ में आ गया आपको? अब इससे मतलब तुम लोग जवानी बता सकते हो। अब जैसे देखो ये दूरी आधी किया तो वर्ग करते ही 4 हो गया। यस सर। ऊपर गया 4 गुना हो गया। यस सर। ऐसे ही हम कहें कि अगर इनके बीच की दूरी तिहाई कर दिया जाए
तो बोलो बल क्या हो जाएगा? 9 ये कोई बच्चा है जिसको 3 का वर्ग नहीं आ रहा है, वो 3 का वर्ग 6 बोल रहा है। अब सोचिए, नहीं इसमें टेंशन नहीं लेना है, 3 का वर्ग 6 नहीं होता। सोचो कि वो बच्चा कितना ईमानदार है कि प्रयास कर रहा है। आज इनके शटर बंद है, सोचो उनका क्या होगा? जो प्रयास कर रहा है उससे भी गलती हो जा रही है, और जिसके शटर बंद है वो चुपचाप बैठा है, वो सोच रहा है कुछ बोलो हम सुन लेंगे, काम खत्म। आप बताओ क्या उसको कोई आने वाला है? सवाल ही नहीं, उसको कभी आएगा, क्योंकि वो रिस्क ही नहीं ले रहा है। उसको इतना सामान्य परिभाषा बोलने में कुर्सी टेबल पर चिपक के बैठा हुआ है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, बोल दिए गलत हो गई, बेइज्जती हो जाएगी। तब अरे भैया तुम्हारे जैसे सब सीखने आए थे, और जब तुम खुद ही जज बन गए हो कि तुम वो अलग बोल दोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो तुम यही पहले बताओ तुमने अब तक कितना इतना बड़ा काम किया कि तुम्हारी इज्जत बहुत बड़ी हो गई है। तो इसीलिए गलत गलत बोलने से सही रहेगा, और जो अपना दांत पे दांत चपका के बैठा है उसको नहीं आएगा। और इसीलिए आज 8 चैप्टर खत्म हो गए, और वो लोग का इम्तिहान हो रहा है तो 0 नंबर पा रहे हैं, कोई 2 नंबर पा रहा है, बस यही वजह है। तो बेटा आप अपनी दुर्गति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी दुर्गति अच्छी बने, दुर्गति खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। जज नहीं बनिए, विद्यार्थी बनिए, विद्यार्थी। तो बेटा अगर हम इसकी दूरी को तिहाई कर देंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा, चौथाई कर देंगे, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि दूरी को अगर कम किया जाएगा तो बल बढ़ेगा, और अगर दूरी को बढ़ाया जाएगा तो बल बढ़ेगा। अब जिन लोगों को अगर बोर्ड के मॉडल की कमी याद होगी, तो इसी से मैंने तर्क दिया था कि क्यों उनके अस्वीकार कर दिया गया। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। रिमार्केबल फैक्ट में थर्ड पॉइंट हो गया कि दूरी बढ़ाने पर बल घटना है। ओके, अब हम आपको एक और खास बात बताने जा रहे हैं, 2 और खास बात बताएंगे, और वो दोनों से हमारा काम होगा जो हमको बहुत मदद करेगा। बोलो, अब हम एक चौथी पॉइंट आपको रिमार्केबल बताने जा रहा हूँ, यानी ये सारा का सारा 5 बात बताने जा रहा हूँ। पांचों बात हर बच्चे को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में आना चाहिए। अगर आता है तो आगे सब कुछ क्लियर है, नहीं आता है तो वही आपकी गाड़ी फंसने वाली है, फिर आप इतिहास के छात्र रह जाएंगे। पकड़े क्या कह रहा है चौथा पॉइंट? बताइए, हमने कहा था कि बेटा ये सारे आकाश गंगा में जहाँ है वही एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस सर। क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा था कि जितने बल से यह खींच रहा है और दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है, यस सर। इसका तात्पर्य ये निकला कि अगर ये 2 किलो का पिंड है और ये 20 किलो का, इनके बीच लग रहा बल 40 न्यूटन का काम कर रहा है। यस सर। 40 न्यूटन से ये 2 किलो वाला भी खींच रहा है, और 40 न्यूटन से 20 किलो वाला भी खींच रहा है। यस सर। दिमाग में रखना ध्यान से, क्लियर हुआ? अगर इनके बीच में 4000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 20 किलो वाला भी उतने ही बल से खींच रहा है जितने बल से 200 किलो वाला खींच रहा है। आया? यस सर। यानी दोनों के बीच का बल का अनुपात 1:1 एक संबंध है, यानी दोनों बराबर मात्रा में खींच रहे हैं। यस सर। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही, परिमाण की बात हो रही है। अब एग्जामिनर या प्रैक्टिकल के समय एग्जामिनर नहीं कह दिया कि बेटा पहला पिंड 2 किलो का है
दूसरा क्षेत्र 20 किलो का है, राइट है? Yes, sir. तो अगर इसका बल 2 किलो के बजाय बढ़ाकर 12 किलो कर दे, तो अब बताओ इन दोनों के बीच लग रहा बल किस अनुपात में होगा? तो जिस बच्चे को थ्योरी आ रही है Yes, sir. वो करेगा सर 1:1, यानी कि उसके बल का अनुपात नहीं बदलेगा। Yes, sir. अब आ गया समझ में? Yes, sir. और यही पर बच्चा कंपटीशन में भी मार खाता है और बताता है, इसीलिए मैंने इसको रिमार्केबल फैक्टर कहा। तो आप जान गए कि ये दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है हमेशा एक ही अनुपात में होगा, यानी कि आपका बल का परिमाण बदल जाएगा। Yes, sir. ये 2 और 20 था तो 40 न्यूटन लग रहा था, Yes, sir. अब 12 और 20 कर लिया तो 12 गुनी क्या हो गई 240 न्यूटन हो गया। तो मैग्नीट्यूड बदला है, बल का अनुपात नहीं बदला। अभी ये जिससे बल से खींच रहा है कितने लोग समझ गए बात? पकड़ में आ गया? Yes, sir. अभी यार पूछेगा तो बदला क्या? तो आप बताओगे सर मैग्नीट्यूड परिमाण बदल गया, बल का परिमाण बदल गया, बल का अनुपात नहीं बदला। Yes, sir. गया दिमाग में? Yes, sir. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात। आपको पता है बेटा कि बल वेक्टर है, देखिए उन्हें तो कहीं लिखे नहीं देखिए Yes, sir. एरो मारा है कि नहीं? Yes, sir. और बेटा परिमाण आप जानते हो कि जो वेक्टर होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अभी तक तो हम लोग मैग्नीट्यूड पे ही बात कर रहे हैं, Yes, sir. इसीलिए मैंने कहा अभी 4 बात हुई, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. मैग्नीट्यूड और अब क्या बात कर रही है? अभी तक जितनी बातें हुई थी सब में मैंने मैग्नीट्यूड पे ही फोकस करना है। Yes, sir. कोई बच्चा डाउट पे है? No, sir. अब आगे बात करेंगे डायरेक्शन, Yes. और वो आप लिख के भी उसको अंडरलाइन करेंगे। Yes. बल की जो दिशा हो, बल की दिशा वो हमेशा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु की ओर होगी। किधर होगी? हाँ लिखिए तब डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स the direction of gravitational force is always towards the body which mass is higher, या which has the heavier mass. Which have the heavier mass, right? Yes, sir. आरबी तो आ जाओ, अंशिका देखो मैं इस बच्ची को लेकर एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अब तुम लोग इस बात को अच्छे से समझो बेटा, यहाँ कैमरे के सामने जाओ। अब तुम सपोज कर लो कि आरबी का तुम बस आरबी ये सॉरी अंशिका का बॉडी वेट 40 kg है। ये बताओ पहली बॉडी होगी। Yes, sir. और मेरी बॉडी का मास इससे ज्यादा है, Yes. सपोज कर लो 70 kg है, Yes. राइट है? Yes. अब बेटा तुम अपना हाथ को और देखो, हमने अंशिका का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया है और अंशिका मुझे अपनी ओर खींच रही है और मैं इसे अपनी ओर खींच रहा हूँ। हल्के से खींचो बेटा, बस धीरे नहीं, तुम कमजोर आदमी खींचा जाएंगे। अब देखो, अब खींचो थोड़ा सा, अब देखो ये अपनी ओर खींच रही है मैं, और हम है 40 का 70 का, ये 40 का, 7 चौक 28, यानी अगर 2800 न्यूटन का फोर्स हमारे और इनके बीच लग रहा है
तो 2800 से ये अपनी ओर खींच रही है, अतः हम दोनों का मोल 1:1 हो गया। लेकिन अभी जो है कि बल की दिशा कम से अधिक की ओर है, तो मैं 70 का ये है, तो अब इसका मतलब बल की दिशा किधर होगी? बात समझ में आ गया? अब बैठो, अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक तो इस बच्ची पे दिखाया और अब इसको बताओ। बैठो, ये देखो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का मास है 6 × 10⁻24 kg। आ रहा है बेटा? देखो, खूब हंसो बेटा, खूब हंसो, बट ज्ञान भी सीखो, क्योंकि वो नहीं सीखे तो कल हंसी रह जाएगी, फिर शायद 11 से 12 में वो देखना न पड़े। आओ बेटा समझो, देखो ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी कितने किलो की है बेटा? 24 किलो की है। और देखो ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी की का ये 6 × 10⁻24 किलो वजन कहाँ होगा? तो सेंटर में होगा। हम यहाँ इंडिया के सतह पे रहते हैं, क्योंकि विश्व के सभी देश सतह पे हैं, पृथ्वी के भीतर नहीं है। तो सतह से, और आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी गोला है, अतः सतह से केंद्र के बीच की दूरी को बताओ, त्रिज्या कहा जाना चाहिए। यानी ये है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, और हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है 400 मीटर। अब किलोमीटर कितनी है? 6,400। 6400 किलोमीटर हमारे पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर मीटर में बना दें तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। किलोमीटर को मीटर बनाए तो 10⁻3 हो गया, और 3 दशमलव इधर ले गए तो 6 हो गया, यानी 6.4 × 10⁻6 मीटर ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। अतः हम हैं 70 किलो की बॉडी। अभी हमने अंशिका को बुलाया था, वो बच्ची 40 किलो की बॉडी थी, और पृथ्वी का देखो इतना मास है। अतः पृथ्वी हमको जितने बल से खींच रही है उतने ही बल से हम भी खींच रहे हैं, इसलिए वो और हम टिके हुए हैं। राइट? लेकिन बताओ, हम यहाँ से उड़ के आसमान की ओर नहीं गए, क्योंकि हम पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा अधिक द्रव्यमान की ओर है, और अधिक द्रव्यमान ये है कि ये है, इसीलिए हम पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा केंद्र में है, जहाँ 6 × 10⁻24 किलो का मास रखा हुआ है। इसीलिए हम अगर कलम को छोड़ दें तो पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचती है और ये छूट के गिर जाता है। आ गया ना? और अब तुम लोग जानते हो कि सूर्य से 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी है। अब जाहिर है कि इस समय सूर्य का द्रव्यमान अगर ms रखें और पृथ्वी का द्रव्यमान mi करते तो बोलो ये ज्यादा है। इसलिए देखो, सूर्य पृथ्वी को जितने बल से खींच रही है उतने ही बल से पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है। अतः दोनों केवल बराबर और अपोजिट है। अतः देखो, पृथ्वी अपनी जगह टिकी हुई है, लेकिन सूर्य का द्रव्यमान बताओ ज्यादा है ना? अतः इस बल की दिशा केंद्र में है, और केंद्र में होते ही बताओ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। और आप पढ़े हो कि जिस बॉडी को अभी केंद्र बल दिया जाएगा, बताओ तो वृत्ति ये करेगी।
इसीलिए देखो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आगे आप बात समझ तो अगर वो घूम रही है तो हमको भी तो पृथ्वी खींची हुई है, तो हम भी घूम रहे हैं, यानी हम यहाँ स्थिर नहीं है, हम भी आकाश गंगा में चक्कर लगा रहे हैं। अब बात समझ में आने लगी है? इसका मतलब पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना। जब फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उधर होगा, किधर होगा? यानी कि अगर हमको उपग्रह से पहुंचा दिया गया है, ये देखो 1.5 करोड़ किलोमीटर पे आधा दूरी है, तो अब हम क्या होंगे कि अब हम न इधर जाएंगे समझ में? आप समझ गए? त्रिशंकु लाइन है जो आप लोग को बच्चे लोग कहानी सुने होंगे, त्रिशंकु के लाल से परमनासा निकली, वही विश्वामित्र तो वही जाके फंसा दिए थे उनको। कभी बाद में बात हो जाएगी जिसको नहीं आता। लेकिन अगर हम बताओ इस जगह से ऊपर चले जाएं, तो अब बताओ हम को पृथ्वी खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हमारे और इसके बीच की दूरी कम हो गई। यानी अब आगे आपका मैटर ना हमारा समझ में आया? अब दूरी कम हो गई है, तो बोलो अब ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए हम अगर यहाँ चले जाएं तो जैसे हम पृथ्वी पर चपके हुए हैं, ऊपर जाएंगे तो चपकेंगे नहीं, ऊपर उड़ेंगे। जैसे कि उपग्रह में हमारे वैज्ञानिक लोग जाते हैं, कमर में बेल्ट बांध के जहाज से या स्काई लैब जो बनाई गई है उससे बांधते हैं, तब वो वहाँ रह पाते हैं। और अगर वो टूट जाए तो अंतरिक्ष में लुप्त हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और मर जाएंगे, ये भी उनकी बॉडी क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। आगे आपको समझ में ये नहीं आ गया? तो आपको यहाँ पृथ्वी पर अगर चपके हुए हैं या यहाँ रह के चल फिर ले रहे हैं तो वो इस वजह से क्योंकि आपका मास कम है, पृथ्वी का मास ज्यादा है। अतः ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके और पृथ्वी में लग रहा है उसकी डायरेक्शन पृथ्वी के केंद्र की ओर है। पृथ्वी की ओर बोलने का तात्पर्य है कि केंद्र में, क्योंकि मास कहाँ है? केंद्र में, तो फोर्स केंद्र में लग रहा है। तो कभी भी कोई कहे पृथ्वी की ओर लग रहा है तो उसका अभिप्राय सतह मत निकालिएगा, सेंटर निकालना है और उधर की ओर। और अगर हमारे से कोई पास में आ जाए जिसका मास पृथ्वी से भी ज्यादा, तो उसी समय हम लोग चल देंगे ऊपर। क्लियर हो गया? आप किसी का कोई डाउट? तो 5वां पॉइंट कंफर्म हो गया? ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी दिशा हमेशा अधिक द्रव्यमान वाले की ओर। अब कितने लोग को दिक्कत कोई है? कितने लोग क्लियर हो गए? यानी न्यूटन का जो रूल पढ़े उस रूल से जो 5 बातें ध्यान में रखनी है पता चल गया? कोई डाउट नहीं है? तो चलिए भाई, अब डाउट नहीं है तो अब हम लोग जरा इन पर बात करें। इस पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिर। आपने हेडिंग डाल दी होगी, मैंने भी डाल दी। यानी आप समझ गए तो शक्य अपनी बात को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अब हम यहाँ सीखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहा जाएगा
इसका इकाई क्या होगा, बीमा क्या होगा और आंतरिक मान, इतनी बातें लिखाई। देखिए हम जानते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G m1 m2 अभी भी पढ़ाया गया है। जहाँ बताया गया कि यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है। अब हमको यही चाहिए। एरिया गुणा करिए F into R स्क्वायर। बोलो यहाँ गुणा इधर कर दे तो भाग में दिया जाएगा। M1 into M2 बोले फार्मूला तैयार हो गया ना। अब आइए परिभाषा चलेगा। बोलो कोई डाउट है? अब हम देखो परिभाषा बनाने में तो लोग जानते ही हैं परिभाषा जब बनाते हैं तो हम लोग हमेशा लिखते हैं परिभाषा यानी डेफिनेशन। ये हिंदी में है कि इंग्लिश में? बताओ बेटा क्या हम इसे G बराबर F अपॉन M1 into M2 R ऐसे लिख सकते हैं? देखिए आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बटा के जो नीचे होता है उसे एकांक पड़ेगा। यार कैसे लिखती हूँ? क्योंकि गुणा करूँगा तो बढ़ जाएगा। कैसे वही आ जाए? आइए देखिए बताइए जो बटा के नीचे होता है बेटा उसे एकांक पढ़ते हो। तो देखो इसके नीचे है पहला पिंड और दूसरा पिंड और दोनों बराबर मान ले रहा हूँ कि एक एक किलो के एकांक का मतलब एक ही होता है ना। यानी हमने मान लिया कि पहले पिंड का भी द्रव्यमान 1 किलो है। बताओ ये दूरी भी तो बटा के नीचे है ना। तो ये भी एकांक हो गई। अब बताओ क्या हुआ? बताओ G बराबर F बोलो द्रव्यमान 1 किलो के रूप में। R बताओ भी 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। अब ये टोटल का मान 1 ही आ जाएगा। भाग दोगे तो बोलो G बराबर F हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ बोलो G का क्या मतलब है बताओ। गुरुत्वाकर्षण इसके नाम बोलो किसके बराबर हो गया? गुरुत्वाकर्षण। इसीलिए कहना ना जब आप बोलोगे तो कई लोग का लाभ हो जाएगा। ये जो न पढ़ने वाले हैं
समय पूरी खोपड़ी के दूसरी कुछ जाए। देखो पकड़ो। Yes, sir. अब देखो तुम्हारी परिभाषा तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो कैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। बोलो ऐसा कब हुआ है। अब यहाँ देखो लिखा है यदि। इफ माने क्या होता है? यदि। वन माने पहला और दो माने दूसरा। यदि दोनों पेड़ इकाई किलो के हों और एक दूसरे से इकाई मीटर की दूरी पर रखे हैं। सही है ना? Yes, sir. अब हम देखो परिभाषा बना रहे हैं कि यदि यहाँ से देखो कैसे बोल रहा हूँ। हमको कुछ याद नहीं करना है, मैनर सीखना है। और अगर हम मैनर सीख लेते हैं तो हमें हमेशा के लिए फिजिक्स से परिभाषा बनाना याद करने से छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम सोचो कि हमेशा का रोग खत्म हो जाए वो दवाई ठीक है या रोज रोज याद करें वो ठीक है, तुम खुद ही विचार कर लो। और अब हम देखो बताने यह देखो यदि इकाई किलोग्राम द्रव्यमान की, यह माने द्रव्यमान होता है ना? Yes, sir. तो देखो कैसे बोला यदि इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड, एक और दो माने दो पिंड, Yes, sir. एक दूसरे से इकाई मीटर की दूरी पर रखे गए हो तो उनके बीच जितना गुरुत्वाकर्षण बल वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। Yes, sir. आगे बना नहीं? Yes, sir. अब एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसके बाद अपने को समझो। तुम्हें सीखना है या बैठना है तुम डिसाइड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम सीखोगे बढ़ जाओगे आगे। आओ पकड़ो। यदि इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड, देखो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? Yes, sir. इकाई मीटर दूरी से रखे गए तो उनके बीच वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। आ गया ना? Yes, sir. बोल इसको बोलना है जल्दी। Yes, sir. अब इंग्लिश में भी शुरू कैसे करना है कि if the two bodies having the unit kilogram of the mass are kept apart from unit meter distance, so then the force of attraction which acts between them is called universal gravitational force. Yes, sir. अब आप अपना अपना कर लो। इकाई किलोग्राम, जल्दी से लो। इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों यदि एक दूसरे से इकाई मीटर की दूरी पर रख दिया जाए इकाई मीटर की दूरी